जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका स्कॉलर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग करने जा रहे हैं जो आपका मॉक टेस्ट हुआ है पेपर नंबर 025849 के रीजनिंग पार्ट का सोल्यूशन। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपका कहता है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को छांटिए, यानी ओड वन आउट बताना है। ठीक है, क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है। तो देखो सीधी सिंपल सी बात है, जिस बच्चे को पता होगा कि यह एक जो है कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर का मतलब होता है भाज्य संख्या। कौन सी संख्या है? भाज्य। भाज्य संख्या वो संख्या है जिनमें दो से ज्यादा संख्याओं का भाग जाता है। ठीक है, तो देखो इसमें 5 का भी जाएगा, 895 का भी जाएगा, 1 का भी जाएगा। 3 होगी ना, 3 होती है, बस दिमाग बंद कर देना है और ये कह देना है कि ये कौन सा नंबर है? कंपोजिट नंबर है। ठीक है, ये भी आपका एक कंपोजिट नंबर है, ये भी कंपोजिट नंबर है। लेकिन 997 आपका एक प्राइम नंबर है। क्या है? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वो संख्या है जिनमें केवल खुद का और एक का भाग जाता है, यानी दो ही संख्याओं का भाग जाता है। ठीक है, अब बात ये आती है कि इसके बारे में थोड़ा सा और आपको पता होना चाहिए कि 3 डिजिट की जो लार्जेस्ट, 3 डिजिट की जो लार्जेस्ट प्राइम नंबर है, यानी 3 अंकों की बड़ी से बड़ी अगर आपको अभाज्य संख्या पूछी जाए तो वो 997 ही होता है। और स्मॉलेस्ट क्या होता है? 3 डिजिट का। 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो है, यानी छोटे से छोटा, वो होता है 101। ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, आपके मैथ्स में बड़ी काम आती है। आपको 2 डिजिट की बात करें कि 2 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट क्या होता है प्राइम नंबर? तो 97 होता है। ठीक है, और स्मॉलेस्ट क्या होता है? तो आप बोलोगे सर 11 होता है, 11। तो ये सब बातें आपको याद होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर। डिकोडिंग, साइकिलिंग, एनालॉजी और रीजनिंग, इन 4 चीजों में आपको डिफरेंट बताना। तो देखो अगर बात करें, ये आपका डिकोडिंग एक रीजनिंग है, एनालॉजी भी रीजनिंग है। रीजनिंग तो खुद अपने आप में रीजनिंग है। ठीक है, रीजनिंग का मतलब होता है कि जिन चीजों के बारे में आप कुछ सोच रहे हो और एक रिजल्ट पे जा रहे हो। डिकोड करते वक्त भी आप कुछ प्रोसेस पे हो। ठीक है, एनालॉजी भी आपको सोचने पे मजबूर करती है। हालांकि साइकिलिंग को आप इनसे अलग कर सकते हो, क्योंकि ये तीनों अगर सिमिलरिटी बनानी होगी तो सिमिलरिटी अपन इसी हिसाब से बना सकते हैं। साइकिलिंग एक अलग ही चीज़ है, एक अलग ही स्किल है, जिसमें दिमाग से ज़्यादा फिजिकली आपका इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें तो इसने कहा कि जो रिलेशन कुर्सी का फर्नीचर से, कुर्सी का किससे? फर्नीचर से, वैसा ही फोक का किसके साथ है? फोक क्या होता है? जैसे आपके एक तो होती है जैसे स्पून होती है, और एक होता है ना जो कांटा होता है आपका। ठीक है, जैसे आप नूडल्स वगैरह खाते हो, ठीक है, उसको फोक कहते हैं, है ना। अब इसमें आर साइलेंट होता है, इसको फोक की प्रोनाउंसिएशन किया जाता है, आर इसमें नहीं इंक्लूड होता है। अब बात आती है कि फोक किस कैटेगरी में आएगा। तो फोक जो है वो आपका इसमें आता है कटलेरी के अंदर। ठीक है, कटलेरी के अंदर जो आपकी चम्मच है, कांटे हैं, फोक या फोक है, ये सब किस में आता है? ये इस समूह के अंदर आते हैं। ठीक है, अब बच्चे कंफ्यूज क्रोकरी के अंदर है। क्रोकरी बेसिकली मिट्टी से बने हुए बर्तनों का समूह। ठीक है, मिट्टी से बने हुए बर्तनों का समूह। बाकी तो आपको क्लियर है, स्पून क्या होता है, चम्मच होती है, फूड आपका भोजन होता है। नेक्स्ट है जो 17 का रिलेशन 102 से, वैसा 23 का रिलेशन किसके साथ होगा? तो देखो 17 का रिलेशन 102 से कैसे हो सकता है? 17 का रिलेशन 102 से हो सकता है, अगर 17 इंटू 6 करें तो आपको 102 मिल जाता है। तो सिमिलरली अगर 23 इंटू 6 करूंगा तो क्या आएगा? 138 आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो एक सीरीज है, इस सीरीज में अगर देखो तो कुछ भी नहीं किया है, इंटू 2 किया है। इसको 1/8 को 2 से गुणा करोगे तो 1/4 आएगा। फिर 1/4 को 2 से गुणा करोगे तो 2 कट के 1/2 आ जाएगा। फिर 2 से गुणा करोगे 2 आ जाएगा, यानी इंटू 2। तो 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 2। समझ गए बात? फिर 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। तो इंटू 2 की सीरीज है। ठीक है, एक आसान सी सीरीज। क्वेश्चन नंबर 6 भी है, वो भी आपका सीरीज का है। और ये सीरीज ये कहती है, एक अच्छा ठीक है पैटर्न, ठीक ठाक पैटर्न मैं इसको बोल सकता हूँ, इतना मुश्किल नहीं है, कि अगर लास्ट पीछे की 2 संख्या को ऐड करें तो आपको आगे वाली संख्या मिल जाती है। जैसे 3 और 4 मिलके 7 बना, तो 4 और 7 मिलके 11, 7 और 11 18, तो 11 और 18 29। अब 18 और 29 ऐड होगा तो आपका कितना आएगा? 9 और 8 7, लास्ट डिजिट क्या आएगी? 7, यानी 47।
क्लियर होगी बात। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो कोडिंग डिकोडिंग का एक प्रश्न दिया गया है। कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न को करने के लिए आपको पता है कि आपको प्लेस वैल्यू यानी क्रमांक लिखने होते हैं। क्या लिखने होते हैं? क्रमांक। तो रोम्बस के क्रमांक की बात करें तो आर कितने पे होता है? 18 पे, एच होता है 8 पे, ओ होता है 15 पे, एम 13 पर, बी 2 पर, यू 21 पर और एस 19 पर। इसके क्रमांक लिखे। अब जो कोड दिया उसके क्रमांक लिखो तो टी का कितना आएगा? 20, जे का 10, क्यू का 17, ओ का 15, डी का 4, डब्ल्यू का 23 और यू का 21। अब यहाँ पे लॉजिक समझ में आ गया। +2 +2 +2 यानी +2 +2 +2 की कोडिंग हुई है। ठीक है, तो अगर इसमें +2 +2 करेंगे तो आर का +2 करने पे क्या आता है? टी, ई का +2 करने पे जी, और सी पे +2 करने पर ई, ठीक है, और टी पे +2 करने पर बी, और ए पे +2 करने पे सी, और एन पे +2 करने पर एन प्लस पी आ जाएगा, है ना, और जी पे +2 करने पे आई आ जाएगा, और एल पे +2 करने पे एन आएगा, और ई पे +2 करने पर 5 और 2 7 जी आएगा। ठीक है, तो टी जी ई बी सी पी आई एन जी आपको ऑप्शन नंबर सी में आपको मिलता है ना। टी जी ई बी सी पी आई एन जी आपको ऑप्शन नंबर सी में मिला, यानी +2 की कोडिंग। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो एक बेहद ही आसान सीरीज, एक रिपीटेड सीरीज। अगर आप इन टोटल अक्षरों को काउंट करोगे तो टोटल अक्षर आ जाएंगे 16। जैसे 1 2 3 4 ब्लैंक भी काउंट होता है, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 हो गया। तो 4-4 के ग्रुप बनने की संभावना होती है। कितने का ग्रुप? 4-4 का। ये पॉसिबिलिटी होती है, बना के देखो 4-4 का ग्रुप। 1 2 3 4 ये हो गया, 1 2 3 4 ये हो गया, 1 2 3 4 ये हो गया। तो ए डबल बी एन, ए डबल बी एन, ए डबल बी एन, ए डबल बी एन। तो आंसर हो गया बी एन बी बी ए एन। ठीक है, तो बी एन बी बी ए एन आपका ऑप्शन नंबर बी में आपको दिखाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो एक डिक्शनरी का क्वेश्चन है कि इन वर्ड्स को डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करो। ये पर्सन आपको हर पेपर में मिल रहा है तो अब तक आ जाना चाहिए। देखो, पहले 3 लेटर से आपका कोई भी चीज आप अलग नहीं कर सकते क्योंकि सब में 3 लेटर सेम है। आगे के चौथे लेटर में देखा जाए तो इसमें 5 है, इसमें 9 है, क्रमांक लिख रहा हूं, इसमें 5 है और इसमें 15 है और इसमें 1 है। तो ये तो कंफर्म है कि सबसे लास्ट में सबसे पहले क्या आ जाएगा? 5 9 5 1 में सबसे पहले क्या आएगा? 4 आएगा, यानी सबसे पहले तो 4 आएगा और सबसे लास्ट जो है वो 2 आएगा। तो 4 और 2 का समूह देखो, ये नहीं है, ये नहीं है, 4 इसमें, 2 इसमें, 4 इसमें, 2 इसमें। ठीक है, तो अब दूसरे नंबर पे क्या आएगा? बस ये देखना है। अब 1 के बाद क्या आएगा? 5 नंबर। अब 5 नंबर 1 पे भी है और 5 नंबर 5 पे भी है। तो अगर ई तक अगर देखा जाए तो दोनों में सेम है। आगे वाला लेटर एन की क्रमांक देखना है। अब एन का 14 होता है और एस का कितना होता है? 19। तो पहले 14 वाला आएगा, 14 वाला आएगा, इसका मतलब कौन सा हो जाएगा? पहले 1 आएगा, 4 के बाद क्या आएगा? 1। अब एक ही ऑप्शन में 1 आ रहा है 4 के बाद, आगे आप चेक कर लेना। ठीक है, मेरा आंसर आ गया डी। ऐसे में ऑप्शन एलिमिनेशन का भी इस प्रश्नों में ध्यान रखो ताकि मुझे समय कम लगे। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका ब्लड रिलेशन का है और ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को करने के लिए मैं जितने भी पुरुष सदस्य हैं यानी मेल, उसको मैं प्लस से डिनोट करता हूँ और जितने भी फीमेल हैं उनको किससे डिनोट करता हूँ? माइनस से। अब डायग्राम बनाते हैं। एम पी का पुत्र है, तो पुत्र जो है वो एक पीढ़ी नीचे होता है तो एक पीढ़ी नीचे दिखा दिया और एम लिख दिया, और पुत्र है इसका मतलब पुरुष है, इस पे प्लस आ गया। पी पे कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि पी का इस लाइन से जेंडर क्लियर नहीं है। क्यों पोत्री है ओ की। अब देखो क्यों और ओ दोनों ही नहीं है तो एक बार इस लाइन को स्किप कर दो। आगे बोला जो, जो पी का पति है। अब ये जो आता है तो ये आगे वाली लाइन किसके लिए आती है ये भी ध्यान रखना है। अगर हुम जो जिसका है तो ये आगे वाली लाइन जो है वो जस्ट पास वाले के लिए होती है, यानी 2 लोग होंगे, जैसे इसमें 2 लोग, एक क्यों है और ओ है, तो जो जिसका आने पर तो ये पास वाला हो जाता है। और यहाँ पे और तथा ये आते हैं तो और तथा आने पर किसकी बात होगी? पहले वाले की। फिलहाल जो है तो ओ की बात होगी कि पी का पति है कौन? ओ पी का पति है। तो देखो पति है ओ का, ओ जो है पी का पति, तो ये प्लस और ये पति है तो अपने आप ही केस पे क्या आ गया? माइनस आ गया। अब ये लाइन आ जाएगी कि क्यों पुत्री है ओ की, तो क्यों ओ की पुत्री कैसे होगी? एम की बेटी होगी। क्यों की किसकी बेटी होगी? ओ की, क्योंकि बाकी लोग इसमें कोई डायग्राम में है नहीं, तो अपना ये पूरा डायग्राम बन गया। अब बोल रहा है एम का ओ से क्या संबंध है, यानी एम क्या लगता है? ओ का,
तो एम ओ का बेसिकली बेटा लगता है, जैसे ये मेरी माता और ये मेरे पिता, तो क्या हो गया बेटा, अपने आप को रख लो वहां पे, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा सन। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो एक स्टेटमेंट अजम्पशन का है, और ये जो क्वेश्चन आते हैं बेहद ही अच्छे क्वेश्चन होते हैं, तो आप लॉजिकल रीजनिंग भी कहते हो जिसको, या फिर क्या कहते हो एनालिटिकल, ठीक है। अब सीधी सिंपल सी बात है कि इन प्रश्नों में आपको जब मैं क्लास में कराता हूँ तो सारे डिटेल में आपको चीजें बताता हूँ। फिलहाल मैं इस प्रश्न की बात करूंगा कि राजनीति के लोगों के मतों से धनवान बन जाते हैं। कोई आदमी, देखो एक चीज होती है अजम्पशन, एक चीज क्या होती है अजम्पशन, एक चीज होती है आपका स्टेटमेंट, और एक आपका होता है कंक्लूजन यानी रिजल्ट। अजम्पशन को इन्फ्रेंस भी बोलते हैं, पूर्वानुमान। देखो कोई भी बात बोलने से पहले दिमाग में जो सोची गई है, कोई भी स्टेटमेंट जारी करने से पहले, बोलने का मतलब या लिखने का मतलब स्टेटमेंट, लेकिन कोई चीज लिखने से या बोलने से पहले जो दिमाग में सोची गई है उसको क्या कहते हैं अजम्पशन। और स्टेटमेंट बोलने के बाद जो रिजल्ट बनता है उसको क्या कहते हैं कंक्लूजन कहते हैं। इस तरीके का रिलेशन होता है। स्टेटमेंट जारी होने से पहले अजम्पशन किया जाता है, और उसके बाद स्टेटमेंट जारी होने के बाद रिजल्ट आता है कंक्लूजन। तो कोई आदमी है जो ये कह रहा है एक स्टेटमेंट कि पॉलिटिशियंस बिकम रिच बाय द वोट्स ऑफ द पीपल, कि जो जितने भी राजनीतिज्ञ हैं वो लोगों के वोट की वजह से धनवान बन जाते हैं। ये किसी की सोच रही है, कोई ना कोई उसकी सोच रही है, उसके बाद उसने बोला है। सोच तो आपको बतानी है कि कौन सी सोच रही होगी कौन सी नहीं रही होगी, लेकिन उसने एक स्टेटमेंट बोल दिया। अब आपको पूछा है कि इस स्टेटमेंट को बोलने से पहले क्या दिमाग में ये आया था क्या उसके, कौन सी बात, पहली बात ये कि लोग राजनीतिज्ञों को धनवान बनाने के लिए मत देते हैं। क्या किसी कोई आदमी ये कहता है कि भाई साहब चुनाव जीतने के बाद वो पैसे वाला बन गया, चुनाव जीतने के बाद वो पैसे वाला बन गया? तो क्या ये स्टेटमेंट कहने से पहले मैं ये सोचूंगा क्या कि यार अपन तो वोट ही जीतने के लिए देते हैं? नहीं, अगर वोट ही जीतने के लिए देते हैं तो इसका कोई मुद्दा ही नहीं बनता, ठीक है। सॉरी, पैसों के लिए वोट कभी भी पैसों के लिए नहीं दिए जाते। लेकिन अपन देखते हैं बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एमएलए बनने के बाद तो वो पैसे वाला हो गया, बोलते हैं ना कि एमएलए बनने के बाद तो वो पैसे वाला हो गया। लेकिन एक बात मुझे बताओ, क्या दिमाग में ये था क्या इस बात को कहने से पहले कि एमएलए अपन लोगों ने जो बनाया था वो बनाए पैसों के लिए था? नहीं, ये उसके दिमाग में नहीं रहा होगा, ये उसका जम्पशन नहीं रहा होगा, ये दिमाग में बिल्कुल नहीं आया होगा कि उसने वोट दिए ही पैसों के लिए जाते हैं ना। राजनीति के अपने गुणों से धनवान बन जाते हैं। भाई साहब अगर गुणों से धनवान बन जाते हैं तो, लेकिन यहाँ पे तो ये बोला है मतों से धनवान बन जाते। गुणों से धनवान कोई आदमी बनता तो उसमें दिक्कत ही क्या है? समझ गए बात? देखो मतों से भी धनवान नहीं बनते, मतों से धनवान बनते हैं। ये देखो इसमें पहले में क्या है, लोग राजनीतिज्ञों को धनवान बनाने के लिए मत देते हैं, जबकि स्टेटमेंट क्या है, मतों की वजह से धनवान बन जाते हैं। लोग मत क्यों देते हैं उसकी जानकारी स्टेटमेंट में आपको कहीं नहीं दी गई। समझ गए बात? तो ये दोनों ही चीजें क्या है गलत, क्योंकि गुणों से तो मतलब ही नहीं है जब साफ साफ बोल रहा है मतों की वजह से बन रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा नीदर नॉन, यानी आपका आंसर नंबर डी। क्वेश्चन नंबर अगर 12 की बात करें तो इसमें कहा फिर से एक आसान सा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। इसमें ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। जैसे एस में एक जोड़ दो टी आ जाता है, पी में एक जोड़ दो क्यू आ जाता है, ए में एक जोड़ दो बी आ जाता है, आर में एक जोड़ दो एस आ जाता है, एक में एक जोड़ दो एल आ जाता है, यानी +1 की कोडिंग है। अगर +1 की कोडिंग तो एफ में एक जोड़ेंगे तो एफ के बाद क्या आएगा, जी एम बी एन एफ, बी एन एफ जी एम, आपका ऑप्शन नंबर ए में दिखेगा। सिंपली किसकी कोडिंग है, +1 की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो एक अच्छा प्रश्न है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का, ठीक है। क्या प्रश्न है, देखो एक बालक अपने पिता को ढूंढ रहा है, वह 90 मीटर पूर्व की ओर। देखो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में ये वाली कौन सी होती है, ईस्ट यानी पूर्व, ये वाली आपकी उत्तर, ठीक है, यानी नॉर्थ, ये वाली आपकी दक्षिण यानी साउथ, और ये वाली आपकी वेस्ट यानी पश्चिम। ये 4 डायरेक्शन होती है। अब ये कह रहा है कि एक आदमी पूर्व की ओर 90 मीटर गया, मान लो यहां से स्टार्ट किया, पूर्व की ओर 90 मीटर गया, उसके बाद
90 मीटर जाकर जाकर दाएं तरफ मुड़ता है, अब ये मुड़ गया राइट, ठीक है। वह 20 मीटर चलकर फिर दाएं मुड़ता है, यानी यहाँ कितना चला है 20। अब वो दोबारा राइट मुड़ता है। याद रखना, ईस्ट से ये राइट होता है, साउथ से ये राइट होता है, वेस्ट से ये राइट होता है और नॉर्थ से ये राइट होता है, और इसके अपोजिट लेफ्ट हो जाता है, यानी घड़ी की दिशा में राइट होता है। तो अगर मेरा साउथ यानी दक्षिण की ओर मुख है तो राइट किधर होगा, इस साइड होगा, और इस साइड में मुड़ गया। और कितना 30 मीटर चलकर यहाँ चाचा के घर पहुंच गए। यहाँ पे किसका घर है, अंकल का घर है। अब ये कह रहा है उसके पिता वहां नहीं मिले, वहां यहां से वह 100 मीटर उत्तर दिशा में, यहां से कितना मुड़ गया 100 मीटर उत्तर में। उत्तर किधर होता है, ऊपर की ओर। अब 100 मीटर चला है, आप देखो ये तो 20 है, ये वाली 20 होगी, ये 20 होगी, तो ये वाली दूरी कितनी बच गई 80, ठीक है। अब ये टोटल 90, टोटल 90 में से ये कितनी है 30, तो ये 30 है, तो ये कितनी रहेगी 60, क्योंकि टोटल 90 है। तब आपके पास दूरी कौन सी निकालनी है, ये वाली निकालनी है। तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज में ये क्या हो गया आपका लंब, और ये क्या हो गया आधार। लंब क्या होता है, किसी भी समकोण त्रिभुज की बात करें तो लंब क्या होता है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कहलाती है कर्ण, यानी हाइपोटेन्यूज। और थीटा के सामने वाली जहां से देख रहे हो वो वाली भुजा कहलाती है लंब, यानी परपेंडिकुलर। अब अगर आप यहां से किसी को देख रहे हो, ठीक है, जैसे ये 90 डिग्री वाला अपना वो क्या हो गया समकोण त्रिभुज, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ये तो कर्ण है जो आपको निकालनी है। इसमें से एक आधार है एक लंब है, एक आधार एक लंब है, मैटर नहीं करता। अगर आपको एक बात याद हो कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये याद है। ये कौन सी थ्योरम है, पाइथागोरस प्रमेय, यानी हाइपोटेन्यूज थ्योरम। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर अंडर रूट आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये होता है। तो अब बात करें तो यहाँ पे एक 60 है एक 80 है, किसी को ले लो, प्लस है बीच में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 80 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर, तो 80 का स्क्वायर होता है 6400 और 60 का स्क्वायर होता है 3600, तो ये आ जाएगा 10,000। कितना आ जाएगा 10,000, और 10,000 का अंडर रूट लेंगे, 10 की पावर 4 का अंडर रूट क्या होगा 10 की पावर 2, यानी 100 मीटर। क्या आ जाएगा 100 मीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 100 मीटर हो जाएगा। अब एक बच्चा ये जिसको ट्रिपलेट्स याद है कि सर मेरे को ये पता है कि 3, 4 और 5 ये तीन भुजाएं मिलकर एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करती है, ट्रिपलेट्स जिसे बोलते हैं। ट्रिपलेट्स वो तीन संख्याएं जो मिलकर एक समकोण त्रिभुज बनाए, तो इसके गुणा भी ट्रिपलेट्स ही होंगे। जैसे 3 का गुणा 10 से करे 30, तो ये 40, तो ये तीसरी भुजा जो सबसे बड़ी भुजा करनी होती है, तो ये कितनी हो जाती है 50। तो अगर मुझे पता चला कि एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एक 60 है एक 80 है, एक क्या है एक 60 है एक 80 है, तो एक 60 है एक 80 है, इसका मतलब ये 30, भाई ये तो 10 से गुणा किया, अगर मैं 20 से कर देता, इससे कर देता 20 से, तो ये तो हो जाती 60, और इसको करता तो 80, तो 20 और 60 और 80 आ गया। तो अब ये भी 20 गुणा होकर के आ जाता, 50 की जगह 100 आ जाता। तो इतना काम मेरे को नहीं करना पड़ता। ये कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस ट्रिपलेट्स याद होते, 3, 4, 5 एक ट्रिपलेट्स होता है, तो इनके गुणा भी ट्रिपलेट्स बन जाएंगे। तो 3 का 20 से गुणा हुआ 60, 4 का 20 से गुणा हुआ 80, तो वो भी 20 से गुणा होगा, 5 भी 20 से गुणा होकर क्या हो जाएगा 100, और डायरेक्ट आंसर करके आगे बढ़ जाता। तो ट्रिपलेट्स याद करने बहुत जरूरी है, पूरी ट्रिग्नोमेट्री आपकी यहाँ से आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक 1 इंच किनारे वाले लकड़ी के छोटे छोटे घनों को एक ठोस 3 इंच वाले घन में बनाने के लिए एक साथ रखा गया। कहने का मतलब है जैसे घन तो 6, घन का मतलब होता है 6 सतह, लेकिन जब घन को सामने से देखते हैं तो सामने से आपको इस तरीके से 3 आपको इस तरीके से आपको 3 आपको दिखाई देगी, 3 सतह दिखाई देगी। कितनी सतह दिखाई देगी 3। और ये कह रहा है कि ये एक बड़ा घन है जिसकी कितनी है 3 इंच लंबाई है, और 1-1 इंच के छोटे छोटे घन काटे गए। तो क्या ये छोटे छोटे घन 1-1 इंच के नहीं होंगे क्या, 1, 2, 3, इधर भी घन है तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है, इस तरीके से ये इधर आ जाएंगे। इस तरीके से एक घन होगा जो सामने से देखने पर बनेगा। अगर 3 इंच के घन को 1-1 इंच के छोटे घनों में काटा जाएगा तो ये वो घन होंगे जो आपको सामने से दिखाई देंगे। अब ये कह रहा है कि जिनकी 2 सतह रंगीन हो। अब आप देखो कलर अगर मैं करूं, मैं इसको एक बार पहले इसको मिला देता हूं, कंप्लीट करता हूं।
इस तरीके से, ठीक है। अगर आप ये कहोगे कि सर इसमें अगर कलर किया जाए तो ये जो कोने पर घन है इस पे तो ये भुजा पे भी कलर आ जाएगा और एक एक ये साइड पे भी कलर आ जाएगा, ठीक है ना। तो तीन दिखेगी, यानी कोने पे, कोने वाला घन देखो यहाँ पे पूरा दिख रहा है, तो इस पे भी कलर होगा, इस पे भी कलर होगा, ये यानी कोने पर जो घन होते हैं, कोने पर जो घन होते हैं उनको घनों को बोलते हैं शीर्ष घन। कोनों पर बनने वाले घन को क्या कहते हैं? शीर्ष घन। और शीर्ष घनों की संख्या हमेशा 8 होती है। याद रखना, कितना भी बड़ा घन क्यों ना हो, अगर एक बड़े घन को छोटे छोटे कितने भी घनों में क्यों ना काट दिया जाए, कोने हमेशा 8 ही रहेंगे, तो 8 कोने बनेंगे, 8 पे 8 ही शीर्ष घन बनेंगे। और ये शीर्ष घन वो घन होते हैं जिनकी कितनी सतह रंगीन होती है? 3 सतह रंगीन। कभी भी क्वेश्चन आ जाए, एक ही कलर हो, एक ही तरीके का पूरे घन पे कलर किया गया हो और 3 सतह से रंगीन घन पूछे, तो हमेशा कितने होंगे? 8। नेक्स्ट बात आती है 2 सतह से रंगीन घन, जिसको आप क्या बोलते हो? मध्य घन। मध्य घन क्या होते हैं? मिडिल क्यूब। मिडिल क्यूब को क्या बोलते हैं? जिनकी 2 सतह रंगीन। जो कोनों वाले घन के बीच में जो घन होते हैं ना, जैसे ये एक ये रहा, अब ये तो कोने वाला है तो बीच में एक ही आएगा, ये भी कोने वाला है तो एक बीच में ही आएगा, सही है। इसी तरीके से एक कोने वाला तो एक बीच में ही आएगा, ये बीच में आएगा। तो इन मध्य घन है, 2 सतह से रंगीन घन। याद रखना, कलर पूरे पे एक जैसा होना चाहिए, अलग अलग कलर पे अलग अलग चीजें आ जाती है, उसको बाद में देखेंगे। अगर एक ही कलर हो तो दो तरीके से प्रश्न पूछ सकता है कि 2 सतह पे रंगीन घन कितने होंगे या मध्य घन कितने होंगे। तो याद रखना 12n-2 होंगे। कितने होंगे? 12n-2। यहाँ पे n क्या होता है? n होता है बड़े घन की भुजा बटा छोटे घन की भुजा। बड़े घन की भुजा बटा छोटे घन की भुजा, ठीक है। जैसे बड़े घन की भुजा की लंबाई 3 है और छोटे घन की भुजा 1 है, तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 3। तो यहाँ पे अगर मैं रखूंगा तो 12, 3 - 2 तो कितना आ गया? 12। प्रश्न में ये पूछा था कितने घन जो 2 फलक के कलर होंगे, तो कितना आंसर आ जाएगा इसका? 12। n की वैल्यू क्या होती है? बड़े घन की भुजा की लंबाई बटा छोटे घन की भुजा की लंबाई। क्लियर होगी बात? आगे चलते हैं। काउंट भी कर सकते हो आप वैसे, लेकिन ठीक है, फिलहाल चलते हैं आगे। आ, इस ट्राइंगल में कितने क्यूब आपसे ये पूछा है, सॉरी कितने ट्राइंगल है ये पूछा है। तो आप कहोगे सर 1 2 3 4 5 6, 6 तो एक एक हो गए। अब 2 की बात करें तो कौन से होंगे? एक ही हो गया आपका 2 मिलकर, ठीक है। ये 8वां हो गया और ये 9वां हो गया, 9 हो गए। 2 मिलकर 9 हो गए। और भी बचा एक 2 वाला, देखो एक ये बचा, 10वां ये हो गया, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए यहाँ तक? 10। 10 के बाद अगर बात करें तब 3 से 3 मिलकर कोई घन बनेगा, देखो ये देखो 3, 11 हो गया, ठीक है। 11 के बाद अगर ये बात करें तो एक ये हो गया 12, और 12 के बाद अगर सबसे बड़े वाले घन की बात कर लें तो ये होगा। तो इसमें टोटल कितने घन होंगे? 13 क्यूब होंगे। क्लियर होगी बात? क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो एक आसान सा प्रश्न है, आपको पूछा है मिरर इमेज। तो आप बोलोगे सर इसको दर्पण में देखेंगे तो सिर्फ राइट लेफ्ट चेंज होगा, इसमें ठीक है। ये देखो ये उल्टा ही कर दिया, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब अगर इनमें बात करें तो ये देखो ये लाइन, इस लाइन का कोई औचित्य नहीं है, बी भी गलत हो गया। अब रही ए होगा या सी। ए और सी में अगर देखें तो इस लाइन को देखो गौर से, ये इतनी भी छोटी नहीं है जितना इसको दिखाया गया, तो ए भी गलत होगा, आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 17 कहते हैं आपका कि एक बस पुरुष तथा उनकी आधी संख्याओं के बराबर है। कहने का मतलब है कि पुरुष m है और महिला कितनी है? f। तो अगर पुरुष दुगने हैं तो 2 के बराबर और महिला आधी है तो 1 के बराबर। अगर मैं इसको x दे दूं तो अगर पुरुष 2x के बराबर है तो महिला किसके बराबर होगी? x के। फिर ये कहते हैं कि पुरुष 10 उतर जाते हैं बस से आगे जाके, और महिला इसमें क्या हो जाती है? 5 जुड़ जाती है, ठीक है। अब ये संख्या हो जाती है बराबर, ऐसा ही तो क्या है? अब पुरुषों तथा महिलाओं की संख्या बराबर है। प्रारंभ में कितनी थी? तो प्रारंभ में सारी सवारी कितनी थी? 2x + x, यानी प्रारंभ में कितनी सवारी थी? 3x। तो अगर x की वैल्यू निकाल लूं इस इक्वेशन से तो मेरा आंसर आ जाएगा। पहली बात तो 3 का गुणा जाएगा, ये नहीं होगा,
एक ही ऑप्शन एलिमिनेट होगा। कोई बात नहीं, एक्स को इधर ले आओ तो ये बच गया एक्स, और -10 इधर जाएगा तो हो गया 15। तो एक्स की वैल्यू 15 होगी, तो कुल लोग कितने हो गए, 3 गुणा 15 यानी कितने हो गए 45। तो पहले कितने थे 45। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो इसने कहा कि रैंकिंग का क्वेश्चन है, अशोक इज हेवियर देन गोपाल, यानी अशोक जो है वो गोपाल से ज्यादा भारी है। महेश इज लाइटर देन जयेश, महेश इज लाइटर देन जयेश, यानी जयेश से हल्का है महेश। प्रशांत इज हेवियर देन जयेश, प्रशांत इज हेवियर देन जयेश बट लाइटर देन गोपाल। लाइटर देन गोपाल का मतलब है कि इससे ये छोटा होगा, तो इसका मतलब ए ऊपर गया, जे जी नीचे आ गया, अब जे के नीचे एम आ गया, ये आ गया इनके वेट का, ये सबसे हेवीएस्ट हो जाएगा ए फॉर अशोक। यही आपसे पूछा था सबसे भारी कौन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो इसमें बोला है कि यदि 44 + 12 30 होता है और 77 + 14 61 होता है, वैसे ही देखा जाए तो 84 + 16 कैसे होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखो 44 - 12 + 2 करेंगे तो कितना आ गया 30 आ गया, ठीक है। 44 - 12 + 2 करेंगे तो 13 आ गया। आगे भी मैं सेम ऑपरेशन करता हूं, 77 - 14 + 2 कर दो तो ये कितना आ जाएगा 77 - 16 तो 61 आ जाएगा, यही आ रहा है, ठीक है। बात बैठ गई। कहने का मतलब है कि ये जो चीजें हैं, पहली बात तो इस माइनस की जगह प्लस लेना है, तो 84 माइनस, अब 16 माइनस नहीं करना है, +2 करके माइनस करना है, यानी 84 - 18 करना है, ठीक है। 84 - 18 करेंगे तो क्या आएगा 66। लेकिन आपको निकालना है क्या 44 + 22 के बारे में, तो 44 - 22 + 2 यानी 44 - 24 करना है, तो कितना आ जाएगा 0 2 यानी 20, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो कंप्लीशन ऑफ फिगर दिया है, तो कंप्लीशन ऑफ फिगर में अगर बात करें तो आपके देखो एक तो ये लाइन आएगी, एक ये आएगी, ये आएगी, इसमें है, ये तो होगा ही नहीं, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, एक ये भी लाइन भी तो आएगी, ठीक है। यानी या तो सी होगा या क्या होगा डी बी होगा, और सी और बी में अंतर क्या है, सी और बी में देखो इसमें ये वाली लाइन, ये कर्व नहीं है इसमें, तो ये भी गलत हो गया, तो ये 3 गलत हो गए, तो आंसर क्या आ जाएगा बी आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो पेपर कटिंग फोल्डिंग का है। आपको हर बार कहता हूं कि पेपर कटिंग फोल्डिंग में क्या है, जैसे ये सबसे लास्ट में ये फोल्ड हुआ है तो ये अनफोल्ड होगी, ये अनफोल्ड होगी तो मिरर इधर लग जाएगा, इधर मिरर लगेगा तो इसके बराबर का ऐसा कुछ बन जाएगा। अभी तो आधा ही हुआ है, अभी एक और अनफोल्डिंग होगी ये वाली, तो एक मिरर और लगेगा, तो ऐसा कि ऐसे आपको एक और दिखाई देगी सेम लाइन, ठीक है। इसमें एक ही लाइन है, इसमें दो दो लाइनें जरूर है, लेकिन देखो इसमें गैप बहुत ज्यादा है, और यहां पर अपन देखेंगे तो गैप बनेगा ही नहीं, ठीक है। एक और करेंगे तो सेम चीज इधर एक और आएगी, क्योंकि ये आधे में से आधा है, ये पूरा है, ठीक है। 22 की बात करें तो ये कह रहा है कि इम्पॉसिबल वर्ड से कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता, तो आप देखो कि वी इस वर्ड में नहीं आता है, वी इस वर्ड में नहीं आता, तो इसका मतलब यही नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। 13 की बात करें तो मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि 30 कैसे आएगा, तो देखो 13 × 2 26 +4 कर दो, यानी इनका 2 और इसका प्लस कर दो 30 आ जाता है। 15 × 60 4 60 और +5 करेंगे तो 65 आ जाएगा। 12 × 5 60, 60 + 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा 68 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि उन स्थानों की संख्या बताए जिसमें आयत और वृत्त बने हुए हैं लेकिन त्रिभुज नहीं बने हैं, तो त्रिभुज में ये सारी चीजें आ गई, त्रिभुज होना नहीं चाहिए अगला कह रहे हैं, तो ये सब नंबर तो गायब हो गए। अब आयत और सर्किल दोनों में अगर देखा जाए तो 4 है, क्योंकि ये 3 तो सिर्फ सर्किल में और ये सिर्फ आयत में, और आयत और सर्किल दोनों में होना चाहिए, तो 4 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आज का अंतिम प्रश्न, एक अरेंज करना है, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होना चाहिए, तो आपको सबसे पहले इतना तो पता होगा कि सबसे पहले क्या आती है, जड़ होती है, सबसे पहले जड़ का विकास होता है, तो जड़ होती है तो सबसे पहले 2 आएगा, तो सबसे पहले 2 इसी में है, बाकी इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन एलिमिनेट, आंसर तो यही हो जाएगा। अब जड़ के बाद क्या बनती है, आप जानते हो कि जड़ के बाद तना बनेगा, और तना के बाद क्या बनेगा, शाखाएं बनेगी,
शाखा के बाद क्या आएगा, शाखा के बाद पत्ते आएंगे और उसके बाद लास्ट में आपका फूल बनेगा। क्लियर होगी बात। तो ये था आज का सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।